सो है गाइस, क्लास सिक्स एनसीईआरटी का फिफ्थ वाला चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये हमारा आज का टॉपिक है। ना आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अर्थ एक ओनली ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रहते हैं क्योंकि अर्थ के पास लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है। ये चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट है। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो ये एक कम्प्लेक्स जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ओवरलैप करते हैं। सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का है जिस पे हम रहते हैं, यानी कि लैंड, इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। गैसवस जो लेयर है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द है, जिसमें गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस हैं, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। वाटर जो है ये अर्थ के सरफेस का लार्ज एरिया कवर करता है, तो इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, सॉरी हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। किसको? वाटर को। जो भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर में वाटर है हर एक फॉर्म में, चाहे वो आइस हो, स्नो, ठीक है, बर्फ जिसको हम बोलते हैं, वाटर एंड वाटर वेपर्स, भाप, ठीक है। तो बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ होते हैं। तो बायोस्फीयर में ही लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर हम वर्ड ओरिजिन की बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, होडोर का मतलब होता है वाटर, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक ना। लिथोस्फीयर के बारे में अब अच्छे से जानते हैं। सॉलिड पोर्शन अर्थ का जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसमें रॉक्स पाए जाती हैं। रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट की जो रॉक्स होती हैं वो पाई जाती हैं। थिन लेयर सॉइल की पाई जाती है जिसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे दो मेन डिवीजन है अर्थ के सरफेस के। एक तो लार्ज लैंड मास है जिसको हम कंटिनेंट्स बोलते हैं, और बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जिनको हम ओशियन बेसन बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड की जो ओशियंस हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन लैंड मासेस कनेक्टेड नहीं है, लैंड मासेस सेपरेटेड है, ठीक है। जो सी वाटर की लेवल है ये सेम रहती है हर जगह पे। लैंड की जो ऊंचाई है, एलिवेशन है, उसको हम मेजर करते हैं सी लेवल से। सी लेवल जो है उसको हमने एज अ ज़ीरो कंसिडर किया है कि सी लेवल ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी है, यहाँ पे जो ऊंचाई है वो ज़ीरो है। यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये एलिवेशन हम यहाँ से मेजर करेंगे कि ये कितने मीटर इसकी एलिवेशन है, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, ठीक है। यहाँ से आप मैप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर में है ये हमारी ओशियंस हैं, और ओशियंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन लैंड मास एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ये देखो, साउथ अमेरिका ये अफ्रीका से अलग है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अफ्रीका जो है ये एशिया से अलग है। तो इस वजह से जो ओशंस हमारी हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर एबो है सी लेवल से। और अगर हम ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करें वो
11,022 मीटर से इसको रिकॉर्ड किया गया है एट मरियाना ट्रंच इन द पैसिफिक ओशन। यानी कि ये डेप्थ है ओशन के सरफेस पे, ठीक है, डेप्थ है किस पे, ओशन के सरफेस पे। माउंट एवरेस्ट जो है ये ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट, ये ग्रेटेस्ट डेप्थ है। आई बात समझ में? नो, अब बारी आती है कंटिनेंट्स की। तो कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं। ये सेपरेटेड हैं लार्ज वाटर बॉडीज़ की वजह से, ठीक है। कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका है। तो ये जो लैंड मास है इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब हम इन कंटिनेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले डू यू नो वाले पोर्शन पे आते हैं। एडमंड हिलरे ये न्यूजीलैंड का है एंड तेंजिंग नोर्गे शिप्रा ये इंडिया का है। ये फर्स्ट थे जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पे हाईएस्ट पीक जो है उस पे क्लाइंब किया, उस पे चढ़े किए, ठीक है। ऑन 29 मई 1953 को जिंको ताबिए ये जापान की लेडी है जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। ऑन 16 मई 1975 फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि इस हाईएस्ट पीक पे गई। ऑन 23 मई 1984 वो कौन सी थी? वो थी बचिंद्री पाल, ठीक है। बचिंद्री पाल जो थी वो पहले माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी जो कि इंडिया की थी, ठीक है। नाउ अब कंटिनेंट्स पे आते हैं। अगर आपको ये मतलब ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप इसको करेक्ट तरीके से कर लेना अपने हिसाब से। नो, एशिया की बात करते हैं। एशिया एक लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ये कवर करता है अबाउट 1/3 टोटल लैंड एरिया अर्थ का, ठीक है। तो कंटिनेंट जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ग्लोब में हमने ये पढ़ा था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, उसमें मैंने आपको डायरेक्शंस पढ़ाई थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कंटिनेंट के थ्रू। एशिया सेपरेट होता है यूरोप से बाय यूराल माउंटेन्स ऑन वेस्ट, यानी कि यूराल माउंटेन्स इसके वेस्ट में है। किसके वेस्ट में? एशिया के वेस्ट में। अगर एशिया और यूरोप को हम मिलाएं तो इसको हम यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप जो है ये छोटा है एशिया से, मच स्मॉलर देन एशिया। कॉन्टिनेंट जो है ये वेस्ट एशिया की साइड में है, एशिया के वेस्ट में। एरेक्टिक सर्कल पास होती है यूरोप के थ्रू। यूरोप के इर्द गिर्द वाटर बॉडीज़ हैं थ्री साइड से यूरोप के इर्द गिर्द वाटर बॉडीज़ हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप पे लेके चलता हूँ, ऊपर ये देखो एरेक्टिक ओशियन है, फिर अटलांटिक ओशियन है इस साइड पे। तो ये यहाँ पे हर साइड से वाटर बॉडीज़ कवर है, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी इसके एक साइड में है। कुछ छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं, कुछ बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। नाउ बात करते हैं अफ्रीका की। ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है एशिया के बाद। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये इस कंट्री के मिडल से होकर गुजरती है। लार्ज पार्ट जो अफ्रीका का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों के तीनों जो हैं वो अफ्रीका से पास होते हैं। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में ही लोकेटेड है। कंटिनेंट के हर साइड से ओशंस और सीज यहाँ पे मौजूद हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर नाइल रिवर ये भी अफ्रीका में फ्लो होती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर हम मैप पे चलें, मैप की बात करें, ये अफ्रीका है
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ओशियन इज ओशियन, ओशियन ही ओशियन है। ठीक, आई बात समझ में। ये नॉर्थ अमेरिका है। मैं आपको अफ्रीका का मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये वाला अफ्रीका है। एक साइड इंडियन ओशियन है, फिर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, साउदर्न ओशियन है, एंड यहीं पे आप देख सकते हो अटलांटिक ओशियन भी यहीं पे प्रेजेंट है। आई बात समझ में। नाउ आगे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। ये थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का। ये साउथ अमेरिका के साथ लिंक्ड है एक नैरो स्ट्रिप के साथ, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसको हम स्थामस ऑफ पनामा बोलते हैं। कंटिनेंट कंप्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। 3 साइड से इस कंटिनेंट के इर्द गिर्द ओशियंस हैं। आई बात समझ में। ये देख सकते हो, ये जो छोटी सी ये स्ट्रिप है लैंड की, इसको हम स्थामस बोलते हैं, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो कि ज्वाइन करती है 2 लैंड मासेस को। ठीक है, आई बात समझ में। स्ट्रेट होता है नैरो पैसेज जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ओके, ध्यान। नाउ साउथ अमेरिका की बात करते हैं। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। आई बात समझ में। इसके इर्द गिर्द 2 ओशियंस हैं, एक ईस्ट में, दूसरी वेस्ट में है। एंड दीज वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है ये यहीं पे प्रेजेंट है साउथ अमेरिका में। ये इसकी लेंथ से रन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, जिसको हम अमेज़न रिवर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, जो कि इंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसके इर्द गिर्द हर साइड ओशियंस हैं, सीज हैं, तो इसको हम आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं। एंटार्क्टिका जो कि कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ये ह्यूज कंटिनेंट है। ठीक है, तो साउथ पोल जो है वो इसके सेंटर में है। एंड ये जो कंटिनेंट है ये साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड है, परमानेंटली कवर्ड है थिक आइस शीट्स के साथ। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका में। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, मैत्री और भारती, ये 2 इंडिया के यहाँ पे स्टेशन हैं। एक बार हम फिर मैप पे चलते हैं और मैप को यहाँ पे देख के आते हैं। ठीक है, गर्म ज़्यादा है, पसीना आ रहा है। तो ये रहे आपके कंटिनेंट्स, यहाँ से आप देखते हो ये ऑस्ट्रेलिया है, आइलैंड कंटिनेंट है। फिर यहाँ पे एशिया है, ये वाला येलो में। ठीक है, एंड फिर ये वाला अफ्रीका है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला अफ्रीका है। ये वाला यूरोप है। ठीक है, एंड ये वाला हमारा इधर वाला नॉर्थ अमेरिका है। ये वाला हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ये वाला हमारा साउथ अमेरिका है। ये अंदीज़ माउंटेन्स हैं, ये रॉकी माउंटेन्स हैं, ये अपालाचियन माउंटेन्स हैं, ये अमेज़न रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की कहाँ पे है, वो अफ्रीका में लोकेटेड है। ठीक है, नाइल रिवर, यहाँ पे नाइल रिवर है। तो यहाँ पे एटलस माउंटेन्स हैं, यहाँ पे यूरल माउंटेन्स हैं, जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तिब्बतियन प्लेटू और यहाँ पे हिमालयास। ठीक है, बात समझ में आई। देन ओके, ना चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अब हम किसके बारे में। ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि मोर देन 71% जो अर्थ का सरफेस है ये वाटर से कवर्ड है, एंड 29% जो इसमें है वो लैंड है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर पाया जाता है हर एक फॉर्म में, चाहे वो रनिंग वाटर क्यों नहीं है ओशियंस में, चाहे वो रिवर्स में क्यों नहीं है, चाहे वो लेक्स में क्यों नहीं है। ठीक है,
और आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, ये भी हमारा हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूडेड है। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। मोर देन 97% जो अर्थ का वाटर है ये हमें ओशियंस में पाया जाता है, जो कि बहुत ही साल्टी है, इसमें नमक पाया जाता है, तो हमारे इस्तेमाल के लिए ये नहीं है। रेस्ट जो वाटर है वो हमें आइस शीट्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है और अंडरग्राउंड है। बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो कि हमारे पीने के लिए अवेलेबल है, फ्रेश वाटर है हमारे लिए। आई बात समझ में? ठीक, ध्यान ओके। यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारे कंटिनेंट्स हैं। एक मिनट, ब्लरी हो रहा है ये, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये बाकी तो ओशियंस हैं, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप है। यहाँ पे हमारे यूरल माउंटेन्स हैं, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे को ये जो लाइन है ये अंटार्कटिका है। ठीक दोस्तों, चलो। एंड तो अर्थ बिलो प्लेनेट है, लेकिन फिर भी हमें पानी का यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है। तो ओशंस के बारे में बात करते हैं। ओशंस मेजर पार्ट हैं हाइड्रोस्फीयर के लिए, ये इंटरकनेक्टेड हैं। ओशन वाटर मूव करता रहता है। यहाँ पे 3 टाइप्स के मूवमेंट्स हैं ओशन वाटर में: वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट्स। 5 मेजर ओशियंस हैं हमारे पास। 5 ओशियंस हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ये साइज़ के हिसाब से सबसे पहले पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ी है, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन, उसके बाद यही 5 हमारे ओशियंस हैं, बस उसके बाद कोई नहीं है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है। ये 1/3 अर्थ के 1/3 सरफेस पे फैली हुई है, 1/3, ठीक है। मरियाना ट्रंच ये डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन जो है ये सर्कुलर है, ठीक है। आई बात समझ में? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके इर्द गिर्द हैं। आई बात समझ में ना? अटलांटिक ओशन की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। इसकी शेप जो है वो एस वाली शेप है, ठीक है। इसके एक साइड में नॉर्थ और दूसरी साइड में साउथ अमेरिका है, वेस्टर्न साइड पे। यूरोप और अफ्रीका इसकी ईस्टर्न साइड पे है। कोस्टल लाइन जो अटलांटिक ओशन की है यह हाईली इंटेंडेड है। इरेगुलर और इंटेंडेड कोस्टल लाइन जो है ये आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करती है नेचुरल हार्बर्स के लिए और पोर्ट्स के लिए, ठीक है। जहाँ पे इंटेंडेड कोस्टल लाइन, जहाँ पे जो शिप्स होती हैं वो मतलब सामान को उतारते हैं, नेचुरल हार्बर्स हैं, यहाँ पे उतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इंडियन ओशन ओनली ओशन है जो कि इंडिया के नाम पे इसका नाम रखा है। ये जो ओशन है ये ट्रायंगल शेप में है, ऑलमोस्ट ट्रायंगल की शेप में है, ठीक है। नॉर्थ में यहाँ पे एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया है। नाउ साउदर्न ओशन, इसकी अगर हम बात करें तो इसके एक साइड में यहाँ पे अंटार्कटिका है और ये नॉर्थवर्ड 60 डिग्री तक ये फैली हुई है, एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आर्कटिक ओशन ये आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है और ये नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द है, ठीक है। नॉर्थ पोल इसके बीच में आता है। ये कनेक्ट है पैसिफिक ओशन के साथ एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शॉलो वाटर, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है किसको? आर्कटिक ओशन को किसके साथ? पैसिफिक ओशन के साथ। तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न कोस्ट में, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे यूरेशिया भी है, ठीक है।
आई बात समझ में? इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया। जो अमेरिका और यूरेशिया का नॉर्दर्न कोस्ट से वो टच करती हैं किसके साथ? आर्कटिक ओशन के साथ ना। फिर हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर, और इसके इर्द गिर्द एक गैस की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये जो थिन ब्लैकेड एयर है ये इंटीग्रल पार्ट है और ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अर्थ का। ये हमें एयर प्रोवाइड करती है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, और ये हमें सन के जो रेज हैं उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी प्रोटेक्ट करती है ये लेयर। यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करती है। ठीक है। एटमॉस्फेयर फैला हुआ है अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर और बाकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ये अर्थ के सरफेस से अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मीजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है और उसके बाद एक्सोस्फियर है। एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो कि 99% है क्लीन ड्राई एयर का। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। बाकी गैसेस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस ये हमारे 1% है। ऑक्सीजन जो है इसको हम ब्रीथ करते हैं। नाइट्रोजन जो है ये हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में। ठीक है, तो ग्रोथ में हेल्प होती है, नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रेजेंट है लेकिन ये थोड़ा सा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्व करता है हीट जो कि रिफ्लेक्ट करती है अर्थ, और ये हमारे प्लेनेट अर्थ को यहाँ पे वार्म रखता है। तो ये प्लांट के ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की ये वेरी होती है हाइट के साथ। जितना हम ऊपर जाएंगे सी लेवल से तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनके पीछे एक बैग होता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने साथ कैरी करते हैं ताकि वो सांस ले पाएँ हाई एल्टीट्यूड्स पे। टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जैसे हम ऊपर जाते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर को एक्सर्ट करता है अर्थ पे जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वेरी होता है। कुछ एरियाज़ पे हाई प्रेशर होता है, कुछ एरियाज़ पे लो प्रेशर होता है। जो मूविंग ईयर है, जो ईयर मूव कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। तो ईयर जो है ये हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। फिर हमारे पास आता है बायोस्फीयर। ये डोमेन ऑफ लाइफ है। बायोस्फीयर नैरो जोन है, नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर, एयर, यानी कि ये तीनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इसको हम लाइफ जोन भी बोलते हैं, जोन ऑफ लाइफ। ये यूनिक है, ठीक है, इस प्लैनेट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स, ठीक है, लाइन, वन हॉर्नड राइनोस, एलिफेंट्स, बड़े बड़े मैमल्स, बड़े बड़े जानवर, ठीक, जिराफ्स, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके साथ साथ ह्यूमन बींग्स, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, इनका दारमुदार एक दूसरे के ऊपर है और बायोस्फीयर पे है जिंदा रहने के लिए। ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोस्फीयर में हैं इनको हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। एक तो प्लांट किंगडम है, दूसरा एनिमल किंगडम है। यहाँ पे 3 डोमेन्स हैं अर्थ के जो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरे पे असर भी डालते हैं डिफरेंट तरीके से। अगर हम जंगलों को काट देंगे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए तो इस वजह से सॉइल इरोजन हो सकती है, सॉइल जो है वो रिमूव हो सकती है। अगर हम
लैंड को क्लियर करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, स्लोप्स जो हैं वो यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। अर्थ का सरफेस चेंज होता रहता है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, जैसे कि अर्थक्वेक, ज़लज़ले आते हैं, अर्थ का जो सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो सबमर्ज हो जाती है लैंड अंडर सी सुनामीज़ की वजह से। रिसेंटली सुनामी आई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पे इसका लार्ज पोर्शन जो है वो डूब गया है वाटर के अंडर। जब हम वेस्ट को, गारबेज को घरों से निकाल कर रिवर्स में, लेक्स में डालते हैं, तो जो वाटर होता है वो अनफिट होता है हमारे इस्तेमाल के लिए, और इस वजह से जो भी बाकी लाइफ फार्मर्स हैं, फिशेस हैं, उनको डैमेज होता है। इंडस्ट्रीज़ से यहाँ पे धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से, गाड़ियों से, तो हमारी जो एयर है वो पोllute होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये इम्पॉर्टेंट कंस्टेंट है एयर का। अगर इसका अमाउंट इंक्रीज़ होता है तो इस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें चाहे कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनका कम अज़ कम इस्तेमाल हो, हमारी अर्थ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और जो बैलेंस है नेचर और इन डोमेन्स के दरमियान, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, वो बरकरार रहे। ठीक है, आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।